हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हम्बुराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, और इसी सिलसिले में आज हम आए हैं धुले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और मैं अभी हूँ एडवोकेट कांतिलाल सर के साथ, जिनकी 51 ईयर्स एंड अबाउ प्रैक्टिस हुई है। सर एक्सक्लूसिवली एमएससीटी कोर्ट में इंश्योरेंस के एडवोकेट करके प्रैक्टिस किए हैं, तो उनसे एक जानकारी लेंगे उनके ये जर्नी का। तो सर हमें ये बताइए कि आपने लॉ कहाँ से किया? सिद्धार्थ लॉ कॉलेज बॉम्बे। अच्छा, आपको कोई आपके प्रोफेसर्स याद है? हाँ, बोलिए ना पीटी सर। बोरोले भाई थे साहब, उसके बाद सावंत करके एक थे। पीटी बोरोले प्रिंसिपल थे, फर्स्ट डीन ऑफ द लॉ एंड आल्सो मेयर ऑफ द बॉम्बे। ओके। Originally he is from Sakri. When I was not knowing whether he is Sakri, but then I come to know that he is from Sakri Taluka, Sakri Dhulia district at the time. And because he was get admitted. अच्छा, तो सर आपको जब लॉ डिग्री मिली 1969 में, हाँ। तो आपने फिर क्या स्ट्रेट में आप धुलिया में आके प्रैक्टिस शुरू किया आपने? हाँ। सीधा धुलिया में आ गया। तो सर उस समय धुलिया बार में कितने लोग थे? करीबन 125 के आसपास हो गए। अच्छा, छोटा बार था? छोटा बार था। और उस समय बार और बेंच के कैसे रिलेशन थे हमारे? उस वक्त संबंध बहुत अच्छे थे। अच्छा। कोई देर बाद नो डिस्प्यूट एट ऑल। अच्छा, और कल्चरल प्रोग्राम्स कैसे होते थे? कल्चरल प्रोग्राम कुछ होते थे, जैसा इंटरटेनमेंट के लिए कुछ संगीत बिंगीत कैसा होता था, गाने वगैरह का। और फिर कुछ मिमिक्री से एडवोकेट हम शाम को जम जाते थे। कुछ गेम दिन भी खेलेंगे, उस वक्त तो हॉलीबॉल का भी गेम चलेगा, कुछ जजेस भी शाम को गपशप के लिए जोक चलने के ऐसा तो सर आप जब भी आए तभी कोर्ट कहाँ था? कोर्ट कहाँ था? यही था, वो ओल्ड बिल्डिंग में? ओल्ड बिल्डिंग में। अच्छा, तो कितने कोर्ट थे तभी वहाँ पे? कुछ याद है आपको सर? हाँ याद है, दादा दादा 1 2 5 6 कोर्ट हो गए, बस 5 6 कोर्ट होंगे। एडीजे वगैरह कोई नहीं हो गए कि था? एडीजी था, एक एडी थे। अच्छा, 1969 में एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे यहाँ पे? ओके सर, ये आपको कैसे लगा कि एमएससीटी में, और वो भी इंश्योरेंस के एडवोकेट करके ही मैं प्रैक्टिस करूं, ये आपको कैसे लगा? क्यों आपने सिलेक्ट किया ये बात? मैंने सिलेक्ट नहीं किया, मेरे पास सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं था। मेरे पास पहला क्लाइंट ही मेरा इंश्योरेंस कंपनी का आया मेरे पास, और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, लेकिन उसके पहले आपका कोई इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट था, मतलब जानकारी? नहीं। अच्छा, मैं ये बोला कि मैं लॉ बनने के वक्त ही इंश्योरेंस कंपनी सर्विस करता था बिफोर द अमलगमेशन ऑफ 4 कंपनीज। ये अमलगमेशन बाद में हुआ। पहले प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी थी, उसमें यूनिवर्सल इंश्योरेंस कंपनी में मैं बम्बई में नौकरी करता था। अच्छा, और इंश्योरेंस का काम देखता था वहाँ पर। और वो यूनिवर्सल कंपनी अमलगमेट हो गई, उसका नया नाम क्या हुआ? वो पता नहीं, वो कहाँ किस में अमल में मुझे पता नहीं। अच्छा, वो किस में पता मुझे पता नहीं। पर ये मैं जो कंपनी में पहला वकील पत्र जो लिया, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी आज का नाम है, उसका पहला नाम था यूनियन कोऑपरेटिव ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, तो आपका पहला वकील पत्र था वो इंश्योरेंस सेगमेंट में ही गया। तो लास्ट 15 ईयर्स में आपने 51 ईयर्स में काफ़ी सारे केसेस हैंडल किए होंगे। कोई एक ऐसा केस आपके दिमाग में है कि वो आपके दिमाग में रह गया, वो केस आप नहीं भूल पा रहे वो केस को? ऐसा कोई केस है आपको याद आ रहा है सर? केस का नंबर तो नहीं याद आएगा, लेकिन केस मुझे याद आ रही है। हाँ, वो बोलिए ना। कि एक केस मेरे पास ऐसी थी कि वो सिर्फ क्वांटम के पॉइंट पर एक लड़ना था। और तो उसमें इनकम कैसा उसका सॉल्व करना, इसका प्रॉब्लम था। तो उसने इनकम जो बताया, मुझे लगता था कि इतनी इनकम हो नहीं सकती है। और उन्होंने चार्टर अकाउंट और बैलेंस शीट भी दाखिल किया था। लेकिन मैंने बैलेंस शीट पढ़ने के बाद मुझे उसमें डाउट आया कि बैलेंस शीट बराबर करेक्ट नहीं किया गया है। फिर मुझे उसका पता नहीं था, मैंने एक चार्टर अकाउंट को कंसल्ट किया और खुद ने बाटली बाय का एक अकाउंट का किताब भी काट लिया। और उसमें मैंने मालूम जानकारी की कि अकाउंट में बैलेंस शीट कैसा होता है। बैलेंस शीट में 2 बाजू होते हैं, लेफ्ट और राइट। उसमें जो तुम्हारा राइट साइड होता है, उसमें जो एसेट बताइए उसका इनकम पकड़ देना चाहिए। फिर इनकम में और ऐसी भी बातें कुछ है कि मैंने बहुत चीज़ें सेल किया। मैंने 50 लाख का सेल किया, लेकिन जब तक मैं ये नहीं बताऊँ कि मैंने परचेस कितने में किया तो फिर प्रॉफिट कैसे बताएंगे। तो उसमें सिर्फ सेल बताया था, लेकिन प्रॉफिट
परचेसिंग के बिल नहीं थे, तो उसके लिए मैंने बोला कि ये कैसा प्रॉफिट पकड़ा जाएगा, और वो कोई ने कोर्ट ने सही पकड़ा। उसके बाद में मुझे पूछा गया कि फिर अभी प्रॉफिट कैसा निकालने का, तो इनकम टैक्स एक्ट में देयर इज ए प्रोविजन अंडर सेक्शन 43 आई थिंक, बट आई रिमेंबर, कि यदि आपका होलसेल का बिजनेस हो तो उसको 5% टर्नओवर का प्रॉफिट पकड़ना चाहिए, नहीं 3% का, और रिटेल का हो तो 5% का, तो वो उनका होलसेल का ही था, तो मैंने बस 3% पकड़ो। तो इस हिसाब से फिर उनको क्लेम मिला कि नहीं मिला उसको। मैंने बोला कि क्लेम देने में नो प्रॉब्लम, आई एम कॉन्टेस्टिंग ओनली ऑन द पॉइंट ऑफ क्वांटम, when insurance company sure that there is no defense except quantum, पर क्वांटम पे मारा मैं उसको सच्ची मिलना चाहे तो मिलना भी चाहिए, ज़्यादा मिलना भी चाहिए, ऐसा मैं इस मत का मैं हूँ, लेकिन इफ यू डिमांड एक्सेस अमाउंट दैट इज आई हैव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माय क्लाइंट। करेक्ट। तो एक बहुत ही अच्छा आपने एग्जाम्पल गया। और दूसरे एक केस और मेरे अभी ख्याल में, जिसका निकाल अभी तक लगा नहीं है, अभी तक नहीं लगा है। अच्छा। ये मैं तो बोलता हूँ कि आप ये बात खास नोट कर लीजिए कि बहुत से केसेस में मैंने, अभी तो मैं लगभग प्रैक्टिस नहीं करता हूँ 3-4 साल से, बराबर शांताराम जी, हाँ, तो मैंने आर्गुमेंट उस वक्त जो किया था उसके निकाल अभी तक नहीं। ऐसे मेरी एक ही केस नहीं, ऐसी बहुत सी केसेस है जिसमें आर्गुमेंट इन राइटिंग भी दिया गया है, लेकिन कोर्ट उसका जो रोजनामा होता है वो अन आर्गुमेंट। अच्छा। मैंने बोला आर्गुमेंट का दोनों साइड का होता है, आर्गुमेंट के पोस्ट क्यों रहने देते, ये मुझे अभी समझ में, अभी तक मेरे भी समझ में नहीं आया ये, बिहाइंड माई कॉम्प्रहेंशन। Okay. And that case was like this, कि in that case according to me that is a murder. अभी मर्डर में दो बात होती है कि मर्डर सिंपलिसिटर एंड मर्डर एक्सीडेंटल। इफ देयर इज ए मर्डर एक्सीडेंटल देन ही इज इंटाइटल, इफ द मर्डर इज सिंपलिसिटर देन ही इज नॉट इंटाइटल। ऐसा मेरा कहना था, और ऐसा मैंने उस वक्त जब तक मेरा पहला एनएफएल ऑर्डर होती है, इसमें आपको मालूम होगा एमएससीटी में, एनएफएल वाज रिजेक्टेड ऑन माय आर्गुमेंट। ओके। तो सर अभी इतना लंबा आपका एक प्रोसेस है, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग, आपने 2 केसेस भी हमें बताए। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी तरफ से एक थोड़े शब्दों में जो हमारे नए जूनियर्स हैं उनको आप एक क्या संदेश देंगे, वो आप बताइए जरा। एक तो पहली बात कि एमएससीटी का हर सेक्शन का उन्होंने पूरा स्टडी करना चाहिए। उसके बाद जब तक वो पिटिशन लिखते हैं, यदि जो क्लेमेंट है, तो उन्होंने प्लीडिंग के वक्त बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि एक हाथ बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इंश्योरेंस कंपनी की WS रिटर्न स्टेटमेंट कुछ आवे और उसके बाद में उनके दिमाग में आता है कि प्लीडिंग में रहेगा और वो अफिडेविट में इंश्योरेंस देना चाहते हैं, तो दैट इज़ नॉट अलाउड इन फैक्ट आई थिंक। तो वो उसके लिए ऐसे ही प्लीडिंग के लिए पिटिशन ड्राफ्ट करते वक्त सभी बात की प्रिकॉशन बहुत लेनी चाहिए। FIR पंचनामा इंश्योरेंस पॉलिसी की स्टडी करी जाए कि रिस्क कैसी कवर की है, ड्राइविंग लाइसेंस लिया हुआ है तो भी वो कौन से कैटेगरी का है वो भी उसके ख्याल रखना चाहिए कि उसमें उसके लिमिटेशन जो उसको 4 व्हील का है, 2 व्हीलर का है, 3 व्हीलर का है, वैसा वो करना चाहिए। प्राइवेट व्हीकल का है, पब्लिक व्हीकल का है, वो ये सब बातों ख्याल चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा विशेष बात यह कि उन्होंने FIR पंचनामा बहुत दफ़े पढ़ के वो ड्राफ्टिंग करना चाहिए। तो FIR पंचनामा बहुत इंपॉर्टेंट होता है मतलब। तो कांतिलाल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत हमें एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी, एक तो आपके पूरे स्टोरी की, और साथ ही में जिस तरह से एक MACT में एक नए एडवोकेट को अगर अपना करियर बनाना है तो वो क्या करे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।